मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज की क्लास में देखो हम लोग स्टडी क्या करेंगे, बीएससी फर्स्ट ईयर के इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के जो पेपर हुए हैं 2018, 2019 और 2020, सब मिलाकर 3 पेपर हुए, 3 बैक पेपर, 6 पेपर हुए। तो 6 ऑर्गेनिक, 6 इनऑर्गेनिक, 6 फिजिकल को मेरे प्यारे बच्चों हम सॉल्व करवाएंगे। और ऐसे सॉल्व करवाएंगे कि एक क्वेश्चन का आंसर अगर आप प्रूव कर ले जाते हो तो आप समझ लीजिए कि 10 आंसर आपको हम बताएंगे। एक क्वेश्चन से लगभग 10 आंसर को आपको बताएंगे। अच्छा खासा आपका रिवीजन भी होगा। और हम ये कहते हैं कि जैसे ये 6 पेपर अगर बच्चे सॉल्व कर ले जाते हैं तो हमारा एक आइडिया है कि जितने भी यूनिवर्सिटी कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है उसमें से अगर सिलेबस आपका ये बिलोंग कर रहा है, सभी यूनिवर्सिटी, चाहे वो अवध यूनिवर्सिटी हो, चाहे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो या गोरखपुर यूनिवर्सिटी, जो भी जहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सिलेबस हैं, टोटल के टोटल क्वेश्चन बेटा इसी में से आएंगे, ये मानकर चलिए। चूँकि हम 100 कराते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको ऑप्शन बता रहे हैं, ऑप्शन को सही करा रहे हैं। हम एक क्वेश्चन को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि 10 आप मान कर चलिए कि उसमें क्वेश्चन के और आंसर बताएंगे। तो ये मान के कर चलिए कि 100 में अगर हम 100 की बात करते हैं तो 1000 का कलेक्शन हमारे पास होगा। और 6 पेपर का मतलब ये मान कर चलिए कि 6000 ऑर्गेनिक, 6000 इनऑर्गेनिक, 6000 फिजिकल बेटा। लेकिन तुम लोगों को करना क्या है, हमारा सपोर्ट करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेटा करते रहना है और आगे बढ़ते रहना। जितना आप हमारा सपोर्ट करोगे उससे कहीं ज़्यादा हम आपके सपोर्ट करने का बेटा प्रयास करेंगे। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट के थ्रू या इंडिविजुअल नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप पर अपने प्रॉब्लम को डाल भी सकते हो, ये देखना है बेटा। तो अभी फर्स्ट पेपर पर हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं और ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत रोचक टॉपिक है और मोस्ट इंटरेस्टिंग रहेगा। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत अच्छा लगेगा। और आपको ये भी आइडिया रहेगा कि आपको केमिस्ट्री में क्या नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ें आपकी अपग्रेड हो जाएंगी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत दिन के बाद हम लोग फिर यहाँ क्लासेस में उपस्थित हुए हैं, लेकिन आप लोग ऐसा प्रयास करो कि कंटिन्यूटी अपडेट रहे। ये आपके प्रयास से ही हो सकता है। अगर आप प्रयास करोगे तभी कंटिन्यूटी अपडेट रहेगी। जितना से जितना सपोर्ट करोगे बेटा तो हम उठने पर मजबूर रहेंगे और आपको बताने पर मजबूर रहेंगे कि बच्चों का हमें सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि ये फ्री क्लासेस है, कोई ये पेड बैचेज नहीं है। तो इसका मतलब आप मेहनत कीजिए, आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपका सपोर्ट करते हैं। जो आपको नीड है वो हम देते हैं, जो हमें नीड है वो आप देते हैं। बेटा मेहनत कीजिए और हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, लगे रहिए। देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये सबके पास संसाल पेपर है, उसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा। ये कह रहा है द इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ द कोवैलेंसी इन AgI, AgBr, AgCl, AgF। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर हम लोग डिस्कशन करते हैं प्यारे बच्चों। सबके पास संसाल पेपर है, ये पेपर कोड आप देख लीजिएगा 2018 का। उसमें सारे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। सब लोग अंसाल पेपर अपने पास रखिए और सारे का एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि एक ये जो है कंपाउंड है, ये जो है AgI है प्यारे बच्चों, AgI है। उसके बाद AgBr है, AgBr है। और उसके बाद फिर क्या है, AgCl है, AgCl है। और उसके बाद फिर क्या है, और AgF है प्यारे बच्चों। देखो इतने कह रहा है इसमें। अब इसमें आपको कोवैलेंसी का आर्डर बताना है, कोवैलेंसी। इसमें बेटा आर्डर ऑफ कोवैलेंसी बताना है, ध्यान दीजिएगा, आर्डर ऑफ कोवैलेंसी प्यारे बच्चों, आर्डर ऑफ कोवैलेंसी बताना है। मतलब ये क्या है कि जो सहसंयोजकता होता है प्यारे बच्चों, सहसंयोजकता का क्रम बताना है। ध्यान दीजिएगा बेटा, सहसंयोजकता का क्रम, इसका मतलब सहसंयोजकता का क्रम इनका क्या है प्यारे बच्चों, इस पर हमें बात करना। तो देखिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना हम लोग को डिस्कशन करते हैं। क्या डिस्कशन करते हैं कि सहसंयोजकता का क्रम में बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जिससे हमें नोट करना मस्ट होता है। क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, पहले देखिएगा बेटा फर्स्ट हमने आपको फजांस रूल बताया है, उसमें देखिएगा
कि जैसे पुराना वीडियो देखिएगा वहाँ पर मिलेगा फजांस रूल बेटा। जैसे फर्स्ट कंडीशन है कोवैलेंसी से रिलेटेड टर्म्स लिख दे रहे हैं। कोवैलेंसी के इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं बेटा? कोवैलेंसी से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बता रहे हैं। पहला क्या है बेटा? पहला होना चाहिए जो है स्मॉलर साइज ऑफ द कैटायन। प्यारे बच्चों, ये पूरी केमिस्ट्री की बात हम लोग कर रहे हैं। कहीं भी नया क्वेश्चन आ जाए तो हमें, अगर किसी कैटायन की साइज छोटी है तो उसकी कोवैलेंसी सबसे ज़्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पहली कंडीशन कोवैलेंसी की क्या है? स्मॉलर साइज ऑफ द कैटायन। उसके बाद बेटा फिर क्या है? दूसरी कंडीशन है बेटा लार्जर साइज ऑफ द आयन। प्यारे बच्चों, ये दूसरी कंडीशन है कि जो ऋण आवेश है उसकी धन आवेश जो है उसकी साइज बेटा छोटी हो, और जो ऋण आवेश हो उसकी साइज बेटा क्या हो? बड़ी हो। कोवैलेंसी की दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन प्यारे बच्चों देखो, तीसरी कंडीशन ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज कैरीज बाई कैटायंस एंड आयनायंस। प्यारे बच्चों देखो, हमें देखना है कि अगर कोई कैटायन हो, धन आवेश हो, तो उसमें मैक्सिमम चार्ज को कैरी करता हो, उसके पास मैक्सिमम चार्ज हो। अगर आयनायन हो तो उसके पास भी मैक्सिमम चार्ज हो। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, एक और कंडीशन हम आपको बताते हैं। वो कंडीशन क्या है? वो बेटा क्या है कि जो है स्यूडो इनर्ट गैस, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, सी फॉर कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैविंग species is more covalent than the inert gas इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा ये पूरी केमिस्ट्री में कोवैलेंसी के चार, हम हट जा रहे हैं, देख लीजिए, ये कोवैलेंसी के चार इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिसको आपको लर्न करना है। अगर कोवैलेंसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इनको मेरे प्यारे बच्चों आपको लर्न करना है। पहले क्या है देखिए, पहला इसमें क्या लिखा बेटा हमने? पहला लिखा कि स्मॉलर साइज ऑफ द कैटायन। जैसे स्मॉलर साइज में अगर हम बात करते हैं कि जो है, देखिए स्मॉलर साइज कैटायन में जैसे पूछा जाए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब पर 2-2 चार्ज हम लगा देते हैं प्लस, तो कोवैलेंसी का यही आर्डर है। देखो पहले का एग्जाम्पल ये है बेटा, पहले का एग्जाम्पल ये है, स्मॉलर साइज ऑफ द कैटायन इन फेवर ऑफ कोवैलेंसी, ये लार्जर साइज ऑफ द आयन इन फेवर ऑफ कोवैलेंसी। देखो क्वेश्चन तो अभी आपका ये है, वो अलग मैटर है। लार्जर साइज ऑफ द आयन इन फेवर ऑफ कोवैलेंसी, तो लार्जर साइज में बेटा क्या है, जैसे हमसे आयोडाइड पूछा जाए, हमसे मेरे प्यारे बच्चों ब्रोमाइड पूछा जाए, हमसे मेरे प्यारे बच्चों क्लोराइड पूछा जाए, हमसे मेरे प्यारे बच्चों फ्लोराइड पूछा जाए, तो इट इज ऑर्डर ऑफ द कोवैलेंसी। ये देखिए, ये दूसरे का एग्जाम्पल है। ये दूसरे का एग्जाम्पल हमने देखा कि आयन की साइज जितनी बड़ी होगी कोवैलेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। थर्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरीज बाय द कैटियनिक और आयनिक स्पीशीज बेटा, मतलब धन आवेश वाला और ऋण आवेश वाला
अगर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज रखेगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कोवैलेंसी ज़्यादा होगा। कैसे, जैसे बेटा देखो हम लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा क्या, हमने लिखा Na2O, फिर हमने क्या लिखा MgO, फिर हमने क्या लिखा Al2O3। देखिए कोवैलेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है Al2O3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है, अल्मोनियम पर अगर हम चार्ज की बात कर रहे हैं, अल्मोनियम पर चार्ज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 चार्ज है, यहाँ पर इस पर मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज है। मैक्सिमम नंबर ऑफ द चार्ज कैरीज बाय द पॉजिटिव आर निगेटिव स्पीशीज इन फेवर ऑफ कोवैलेंसी। देखिए तो इसका मतलब कोवैलेंसी का एक ऑर्डर हो गया। पॉजिटिव को हमने दिखाया, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अब हम निगेटिव का आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। निगेटिव में हम क्या करेंगे, निगेटिव के चार्ज को हम चेंज करते हैं, उसके बाद पॉजिटिव को हम कांस्टेंट रखते हैं। कैसे, जैसे क्या हुआ LiCl, उसके बाद फिर क्या हुआ Li2O, उसके बाद फिर मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, फिर हुआ जो है Li3n। ऐसे हमने लिख दिया, सपोज दैट ऐसे लिख दिया, तो इसकी कोवैलेंसी ज़्यादा होगी। क्यों, बिकॉज द नाइट्रोजन कैरीज द 3 नेगेटिव चार्ज। एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको, यहाँ पर 3 नेगेटिव है, कोवैलेंसी ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पर 2 नेगेटिव है, यहाँ पर क्या है 1 नेगेटिव है। तो देखिए निगेटिव को भी हमने सेटिस्फाई कर दिया, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर चार्ज ज़्यादा कैरी करेगा तो कोवैलेंसी ज़्यादा होगा। लास्ट में बेटा, लास्ट में ये है कि स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैरीज स्पीशीज आर मोर कोवैलेंट। स्यूडो इनर्ट गैस का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, स्यूडो इनर्ट में जैसे हमसे ये पूछा जाता है, इसका एग्जाम्पल बताते हैं। स्यूडो इनर्ट का मतलब जो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना शो करे लेकिन एज लाइक इनर्ट बिहेव करे। जैसे हमसे पूछा जाता है CuCl पूछा जाए, और उसके बाद फिर हमसे पूछा जाए क्या कि NaCl, इसमें से कोवैलेंसी किसकी ज़्यादा है, तो CuCl की है। ये इट शोज द स्यूडो इनर्ट। जैसे हमसे क्या पूछा जाए Cu2O और Na2O, तो हमें क्या मिलेगा, इसकी कोवैलेंसी ज़्यादा है। ये सब सारी चीज़ें थ्योरी में आपको पढ़ना चाहिए। ये सारे टर्म्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा और इसको आप रेगुलरली पढ़ते रहिएगा। आप देखो इसमें आपका ये एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मिल गया, ऊपर वाले में आपका ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन मिल गया। ये सब आप नोट कर लीजिएगा, देखिएगा ऊपर वाले का एक्सप्लेनेशन मिल गया, हमारे सभी बच्चे लगभग उसको कर ले जाएंगे। देखो अब आप लोग बताएंगे कैसे है क्या है। अब वहाँ तो ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिए हमने आंसर नहीं बताया लेकिन फिर भी आपके दिमाग में आंसर मेरे प्यारे बच्चों आ रहा है। अब इसमें हम क्या पॉइंट आउट करेंगे, इसमें पॉइंट आउट करेंगे बेटा जो है जो वेरिएबिलिटी है। वेरिएबिलिटी में देखिए क्या है, आयोडाइड है, उसके बाद ब्रोमाइड है, उसके बाद क्लोराइड है, उसके बाद फ्लोराइड है। अब इसमें जिसकी साइज सबसे बड़ी होगी उसी की कोवैलेंसी ज़्यादा होगी। तो साइज सबसे बड़ी किसकी है, उसी की कोवैलेंसी बेटा ज़्यादा है। तो साइज बड़ी में हम क्या देखते हैं, सबसे बड़ी साइज किसकी है, इसकी है। तो नंबर 1 पर कोवैलेंसी ये हो गया, इसके बाद नंबर 2 पर कोवैलेंसी ये हो गया, उसके बाद नंबर 3 पर कोवैलेंसी ये हो गया और नंबर 4 पर कोवैलेंसी ये हो गया। इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कोवैलेंसी में मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर कोवैलेंसी में हमें क्या मिलता, देखिएगा इससे ये मालूम हो गया बेटा AgF लेस देन AgCl लेस देन AgBr और लेस देन AgI। इसको हम क्या बोलेंगे, ये देखिए ऐसे हमने कर दिया और इसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कोवैलेंसी और कोवैलेंट नेचर। देखिए ये आपका एक क्वेश्चन है, इसका बेटा ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। ये इस तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, कोवैलेंसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ये आपको जानना मस्ट है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो आगे फिर हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 पर अगर हम बात करते हैं
तो प्यारे बच्चों ये है कह रहा है कि वेस्पर थ्योरी है, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग XE क्वेश्चन नंबर सेकंड XE6 है और कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो देखो बेटा XE6 तो बहुत सिंपल सी लाइन है, ज़ेनान के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे बच्चों, ज़ेनान के वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, 8 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया, देखो ये हो गया। और उसके बाद फिर हमने क्या कर दिया, ये देखिए हमने कर दिया, यहाँ पर हमने इसको ऐसे कर दिया, 6 फ्लोरीन है तो ऐसे हमने कर दिया, इसको 5 हो गया। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पर कर दिया 6 फ्लोरीन को हमें रिप्रेजेंट करना है तो ये 4 हो गए। उसके बाद फिर ये आपका हो गया 5। देखिए हम पहले हाइब्रिडाइजेशन को आपको बता देते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन बेटा तो sp3 कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 6 8 6 14 7 sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 8 और कितने मोनोवैलेंट जुड़े हैं 6 और एक बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है 2। तो इसका मतलब H की वैल्यू क्या हुई 8 6 14 और 14/2 और 2 7 14। इसका मतलब क्या हुआ sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन प्यारे बच्चों इसमें हुआ। अब देखिए sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन की स्ट्रक्चर, रेगुलर स्ट्रक्चर कैसा होता है ये तुम्हें पहले यहाँ दिमाग ले जाना है। तो रेगुलर स्ट्रक्चर sp3d3 का होता क्या है, ये होता है बेटा पेंटागोनल बाईपिरामिडल प्यारे बच्चों, ये होता है पेंटागोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये रेगुलर स्ट्रक्चर तो है नहीं, चलो देख लिया जाए, स्ट्रक्चर इसका बना देते हैं। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ज़ेनान को लिख दिए, यहाँ पर एक बांड खींचे, यहाँ पर ये 2 बांड खींच दिए, उसके बाद यहाँ पर एक बांड खींच दिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बांड खींच दिए, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों लोन पेयर को दिखा दिए, यहाँ पर एक बांड खींच दिए, यहाँ पर एक बांड खींच दिए। होना चाहिए ऐसे ही, हमने आपको बताया भी है, चलो ठीक है। और पहले हमें इसी ऑप्शन को सर्च करना चाहिए। ये हो गया, ये हमारा लोन पेयर हो गया, देखो 2 2 4 2 6। यहाँ पर सब पर हमने क्या लिख दिया, XE6 है तो सब पर फ्लोरीन को प्यारे बच्चों हमने लिख दिया, फ्लोरीन को लिख दिया। और ये देखिए स्ट्रक्चर को हमने मेरे प्यारे बच्चों रिप्रेजेंट कर दिया। और जब स्ट्रक्चर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये स्ट्रक्चर है। अब हमें ऑप्शन में एक्चुअल में पेंटागोनल बाईपिरामिडल देखना चाहिए, लेकिन ये मस्ट नहीं है पेंटागोनल बाईपिरामिडल। क्यों, इसलिए कि अगर ये IF7 के रेस्पेक्ट में होता, क्यों कि बॉन्डिंग के बाद कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना होता, तब तो ये पेंटागोनल बाईपिरामिडल होता। अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना होता, ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हिच आर पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द XE6 ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन यहाँ पर बेटा ये क्या है, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अच्छा ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, पहला क्वेश्चन इस पर देखो पहला क्या है, इस पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, ये होता है। उसके बाद फिर इसमें कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर हैं, तो 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया और बाकी कितने हो गए 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। हो सकता है कि इसका स्ट्रक्चर पेंटागोनल बाईपिरामिडल। ऑप्शन को हम लोग देखते हैं बेटा, ऑप्शन में है डिस्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर विद 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कह रहा है पहला कि डिस्टार्टेड, पहला क्या कह रहा है डिस्टार्टेड, देखिए डिस्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल with 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन,
ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि डिस्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल विद वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। दूसरा कह रहा है अनसिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। तीसरा कह रहा है ये प्लेनर मॉलिक्यूल। उसके बाद फिर क्या कह रहा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो देखिए इसमें से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं होगा, अगला ऑप्शन प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल नहीं होगा। तो इसका मतलब यही ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है, डिस्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये बेटा ऑक्टाहेड्रल नहीं कह रहा, चूंकि sp3d2 की अगर हम बात करते हैं तो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल होता है। तो यहाँ आपको कुछ डाउट नहीं करना, डिस्टार्टेड मतलब ऑक्टाहेड्रल का बिगड़ा हुआ रूप ये कह रहा है। ये स्ट्रक्चर 3D होता है, तो क्या कह रहा है कि ऑक्टाहेड्रल का बिगड़ा हुआ रूप। ऑक्टाहेड्रल का बिगड़ा हुआ रूप का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, ऐसे मान लो ऑक्टाहेड्रल का बिगड़ा हुआ रूप। लेकिन क्या हुआ, वैसे होता तब तो बिगड़ा रूप ना होता, वो तो क्लियर ऑक्टाहेड्रल होता। तो डिस्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल ये ऑप्शन में आपको खोजना है। अदरवाइज एक ऑप्शन आपका इसमें नहीं दिया, हम आपको बता दे रहे हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, इसको भी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपके हो गए, बहुत ज़्यादा नहीं खींच रहे हैं इसलिए कि जो है बहुत लंबा खिंच जाएगा, क्वेश्चन आपके कम चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। वेस्पर थ्योरी किसने दिया था? गिलेस्पी नायहोम ने। दो साइंटिस्ट थे। वेस्पर थ्योरी किसने दिया था बेटा? देख लो एक बार, वेस्पर के विषय में भी थोड़ा सा हम आपको आउटलुक दे देते हैं। क्या है? वेस्पर थ्योरी है। और वेस्पर थ्योरी कब दिया गया था? वेस्पर थ्योरी बेटा जो है 1957 में दिया था। किसने दिया था? गिलेस्पी एंड नायहोम ने। गिलेस्पी नायहोम ने दिया था। किसके लिए दिया था? अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के लिए। अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के का मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल के लिए बेटा जिसके पास क्या हो, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन हो, उसके लिए गिलेस्पी नायहोम ने दिया था। 1957 में दिया था गिलेस्पी नायहोम। किसके लिए? जिसके पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि इरेगुलर ज्योमेट्री के लिए, इरेगुलर ज्योमेट्री के लिए इसका मतलब क्या हुआ? वो सभी स्ट्रक्चर जिसका एक्सप्लेनेशन हम हाइब्रिडाइजेशन से नहीं कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम नहीं कर सकते थे, उसके लिए हमें वेस्पर थ्योरी की आवश्यकता हुई। इसके कुछ पास्टुलेट हैं, उस पास्टुलेट को आप लोग देख लीजिएगा। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हम लोग उस पर आपसे डिस्कशन करते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 पर जैसे ही डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, कह रहा है व्हिच मॉलिक्यूल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हिच मॉलिक्यूल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। व्हिच मॉलिक्यूल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। बेटा ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन नंबर ए है NH3। ऑप्शन नंबर बी है प्यारे बच्चों क्या? H2O। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों क्या है? CO2। ऑप्शन नंबर डी क्या है प्यारे बच्चों? BCl3। ये 3 ऑप्शन है प्यारे बच्चों। अब देख लो, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जब भी कभी भी डाइपोल मोमेंट की बात किया जाए तो पहले स्ट्रक्चर प्लानर है कि नहीं है, हमें ये देखना होता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। दूसरी चीज़ और है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो उसका डाइपोल मोमेंट कभी भी जीरो होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ये भी हमें ध्यान रखना बहुत मस्ट है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ऐसा काम करेंगे कि जैसे सबके स्ट्रक्चर की बात करते हैं,
तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा, देखो ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? चूँकि NH3 की जब भी हम बेटा बात करते हैं प्यारे बच्चों, देखो वेस्पर थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा है ये NH3 है प्यारे बच्चों, ये क्या है? NH3 है। और जब NH3 की बात करते हैं तो ये इसका बॉन्ड एंगल 107.3 डिग्री होता है, ये भी आपको देखना है। इसका स्ट्रक्चर बेटा प्यारे बच्चों कैसा होता है? पिरामिडल होता है। ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं, ये पिरामिडल होता है। और अब हमें देखना है कि पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर दो तरह के इलेक्ट्रॉन हैं, तो म्यू से डाइपोल मोमेंट को, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। नाइट्रोजन पर हाइब्रिड स्टेज कैसा होगा? sp3 हाइब्रिड स्टेट होगा, ये आपको जानना। अब देखो दूसरा हम देखते हैं प्यारे बच्चों H2O को। तो H2O में प्यारे बच्चों हमें क्या मिलता है? H2O की अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया आपका कैसा स्ट्रक्चर हो गया? वी शेप्ड। कैसा स्ट्रक्चर हो गया प्यारे बच्चों? वी शेप्ड। बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है, स्ट्रक्चर वी शेप्ड होता है। हाइब्रिड स्टेज कैसा है? sp3 हाइब्रिड स्टेज है। इट आल्सो हैव टू टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, हैंस द वैल्यू ऑफ द म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इसके भी म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी कभी भी। देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है CO2 और BCl3 में। प्यारे बच्चों CO2 की हम बात करते हैं, यहाँ पर तो कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है फिलहाल, लेकिन क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है प्यारे बच्चों, और जब पाई इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो दिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टूवर्ड दिस, इट कैरीज द पॉजिटिव चार्ज, इट कैरीज द नेगेटिव चार्ज। हियर इट द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो द क्रिएशन ऑफ द डाइपोल, यहाँ पर क्या होता है? डाइपोल का क्रिएशन हो जाता है प्यारे बच्चों। जब डाइपोल का क्रिएशन, तो ये भी गलत है। अब बात आती है किसमें? BCl3 में। BCl3 में बेटा हम देखते हैं, देखो यहाँ पर हमारा बोरान है, और उसके बाद ये हो गया आपका Cl, ये Cl। प्यारे बच्चों देखो ये चल दिए। यहाँ पर हाइब्रिड स्टेज कौन सा हुआ? sp2 हाइब्रिड स्टेज हुआ। स्ट्रक्चर कैसा हुआ? प्लानर स्ट्रक्चर है। इसका मतलब म्यू इक्वल टू 0, इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये देख लीजिएगा बेटा, हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, केवल नाम है कि हम आपको पेपर सॉल्व करा रहे हैं। इस तरह से कोई पेपर ऊपर सॉल्व नहीं कराएगा, बता दे रहे हैं, ठीक है। तो मेहनत से आप पढ़ते रहिए। थोड़ी सी विजिबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने विजिबिलिटी को अपडेट कर दिया। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और हमने बताया था ना कि 10 क्वेश्चन का मतलब 100 क्वेश्चन जाएगा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा, ये हमने गलती से क्वेश्चन नंबर 4 को 3 पर छाप दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखो कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 पर अगर हम बात करते हैं तो चलो बिना टाइम, लेकिन आपको क्या करना है? लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, और ये सारी चीज़ों को अपडेट करोगे तभी तुम्हें प्रॉब्लम को बता रहे हैं हम। खाली नहीं है कि जैसे तुम लोग कोई सपोर्ट ही ना करो। तुम सपोर्ट करोगे, सपोर्ट लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 अब बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4 था, कह रहा है कि जो है कोई एक एलिमेंट है जिसको हम मैग्नीज बोलते हैं। कह रहा है कि मैग्नीज है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 हम पहले आपको बता दिए। कह रहा है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है प्यारे बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर 25 है। और कह रहा है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर 5 मतलब D5, और ये क्या है? S2, ठीक है। देखो 25 है ना, तो ये हो गया D5, और ये क्या हो गया? ये हो गया S2, और 25 है, 25 है, तो ये क्या हो गया? 3D5, और ये क्या हो गया? 4S2। यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? यहाँ पर हम लिख देते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन लिख देते हैं प्यारे बच्चों। और यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? यहाँ पर फिर हम आगे मैग्नीज लिख देते हैं, और मैग्नीज का क्या लिख देते हैं? एटॉमिक नंबर लिख देते हैं प्यारे बच्चों। देखो कुछ नहीं, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या
25 है तो 25 हो गया। अब जैसे इसी में हमें 24, केवल हमें दो एक्सेप्शनल 24 का और 29 का यही हमें लर्न रखना है बस। अब जैसे कह दिया कि जो है वैनाडियम, ऐसे कह दिया वैनाडियम कितना है 23 है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर अगर 23 है, वैनाडियम का एटॉमिक नंबर 23 है तो ये D3 हो गया और S2 हो गया, तो 4S2 हो गया, 3D3 हो गया। यहाँ पर आप आर्गन को लिख दीजिए, आर्गन को लिख दीजिए और यहाँ पर वैनाडियम को लिख दीजिए। कितनी आसान बातें हैं। फिर ऐसे बेटा हम क्या देखते हैं, टाइटेनियम को, जैसे हमसे टाइटेनियम का 22 होता है तो 22 का मतलब क्या हो गया, S2 हो गया और D2 हो गया और 4S2 आता ही है, 3D2 आ गया। और यहाँ पर प्यारे बच्चों आर्गन लिख दिए और आर्गन लिखने के बाद यहाँ पर क्या लिख दिए, यहाँ पर जो है टाइटेनियम लिख दिए। केवल आपको एटॉमिक नंबर 24 और 29 को क्लियर रखना है। बाकी जो एटॉमिक नंबर हो उस एटॉमिक नंबर में मेरे प्यारे बच्चों पहले वाले को हम क्या करते हैं, पहले वाले को हम इसको यस में डाल देते हैं और इसको हम डी में डाल देते हैं। ये याद रखो, ये सब सारी चीज़ें आपको अभी तक नहीं बताई गई है और बहुत सारी चीज़ें अगर आप हौसला बुलंद करोगे तो और बहुत सारी चीज़ों को हम बताएंगे और आगे आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। लेकिन आपको 24 और 29 को आपको लर्न रखना है। इसमें केवल इतने कर देना है, इसको 24 माने ये क्या है, क्रोमियम है और 29 का मतलब क्या है, कापर है, तो इसको ऐसे कर देना है। केवल इतना ध्यान रखना, इसको 1+1 और +4 कर देना, इसको दोनों को जोड़ लेना है। यहाँ पर 1+5 कर देना है और 1+5 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमने यस कर दिया, यहाँ पर हमने डी, तो 3D और 4 कर दिया, 1 और 5 और फिर वही प्रक्रिया ले लिया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपको ऐसे कर देना 1+1 और +9 ऐसे इकट्ठा कर लो। यहाँ पर हमने कर दिया 1, यहाँ पर हमने क्या कर लिया 10, यहाँ पर हमने कर लिया यस, यहाँ पर हमने कर लिया यस, यहाँ पर हमने कर लिया डी। इसका मतलब क्या हुआ 3D10 और 4S1। तो यहाँ भी कुछ करना नहीं है, ऐसे इसको भी आप लर्न कर सकते हो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक का निश्चित है, इन सब में से आपके पेपर में जरूर आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। केवल आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए, ये सब ऐसे चुटकी बजाते हुए सॉल्व कीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बेटा हमने बता दिया। आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर प्यारे बच्चों चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, उसमें हमें क्या मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 पर मेरे प्यारे बच्चों हम तुम्हें एक से एक टेक्नोलॉजी बताएंगे जो तुम्हें पेपर को बता रहे हैं। 2 घंटे के पेपर को आधे घंटे में सॉल्व करके बैठ जाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, कह रहा है कि ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर, कह रहा है कि किसके लिए ऑक्टेट रूल वैलिड नहीं है। अब देखिए पहला एक ऑप्शन है CO2 के लिए, दूसरा बेटा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है आपका H2O के लिए, तीसरा ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या है CO के लिए, ऑप्शन नंबर C, और ऑप्शन नंबर D क्या है प्यारे बच्चों NS3 के लिए, NS3 के लिए। इसमें कह रहा है कि ऑक्टेट रूल किसके लिए वैलिड नहीं है। अब ऑक्टेट रूल वैलिडिटी की बात अगर हम करते हैं तो चलो सबका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। C डबल बॉन्डो, यहाँ पर कितने हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन 8 हैं, इसके पास भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 8 है, और इसके पास भी प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, 8 8 8 ऑक्टेट। उसके बाद फिर H2O की बात हम करते हैं, O कर दिए और H कर दिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके पास 2 है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2 है, और इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्यारे बच्चों कितनी है 8 है। ऑक्टेट ये भी फॉलो कर रहा है। NH3 को देखो नाइट्रोजन हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन को प्यारे बच्चों हमने लिख दिया। यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2 है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2 है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2 है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 8 है। ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आ गई,
प्रॉब्लम बेटा तुम्हें आ गई कार्बन मोनोऑक्साइड में। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या प्रॉब्लम आ रही है देख लो। कार्बन मोनोऑक्साइड में यहाँ पर हमने कार्बन लिख दिया, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन ले लिया। कार्बन के वैलेंस शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, और उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ इसके इलेक्ट्रॉनों को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये इसके हो गए कार्बन के, और उसके बाद फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए? ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हो गए। यहाँ पर हमने देख लिया। फिर हमने क्या देखा? फिर कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉनों को हमने यहाँ पर छोड़ दिया, और फिर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ये हो गए। अब यहाँ पर इसके साथ बॉन्डिंग की कहीं कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कोई सिस्टम नहीं होता है। एक बेटा हम ऐसे इसको और कर दिया, देखिए ये सब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस वाले सब ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट हो गए, लेकिन सिस्टम को देखिए यहाँ पर हमने इसको ऐसे कर दिया, यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने ऐसे कर दिया। आगे हम बढ़े, आगे बढ़ने पर क्या, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, O हो गया, C हो गया, और ये एक बॉन्ड 2 बॉन्ड, और ये इधर क्या हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और यहाँ पर हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर हमने इससे रिप्रेजेंट किया, 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉनों को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट किए, यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया 2 इलेक्ट्रॉनों को। तो देखिए ऑक्टेट रूल कभी भी इस सिस्टम को फॉलो नहीं करता, जो तुम्हें जानना मस्ट है कि ऑक्टेट के लिए इसके लिए ऑक्टेट में कहीं कोई जगह नहीं है। ये देखिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सही है। चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन, देखो 8 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास आप कह सकते हो कि इट हैव 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन बेटा क्या है, यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 2 2 4 2 6, और ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, दिस इलेक्ट्रॉन ऑलवेज शिफ्टेड टूवर्ड दिस, ये सदैव इसी तरफ शिफ्ट करेगा, बिकॉज द ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर देन कार्बन, कार्बन से ज़्यादा। लेकिन ये क्या है, ये बेटा ये होता क्या है, इसको हम जो है एम्बीडेंटेट लिगैंड भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, एम्बीडेंटेट लिगैंड बोलते हैं, ठीक है, एम्फोटेरिक जो बोलते हो। तो एम्बीडेंटेट का मतलब क्या है कि इधर से भी इलेक्ट्रॉन देता है और इधर से भी इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन वन साइड से इलेक्ट्रॉन देता है, ये तुम्हें ध्यान रखना मस्ट है। अब बेटा देखो आगे के क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करते हैं। द कार्बन एटम इन द ग्रेफाइट जो है उसमें कार्बन एटम पर कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, ये पूछा जा रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर ये है 6, क्वेश्चन नंबर 6 पर हम डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोल रहा है द कार्बन एटम इन द ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 6, द कार्बन एटम इन द ग्रेफाइट। देखिएगा प्यारे बच्चों क्या है, देखिए सबसे पहले कार्बन के एलोट्रॉप को आप पढ़ लीजिए। कार्बन के एलोट्रॉप क्या है, जो है डायमंड है, और क्या है, उसके बाद फिर ग्रेफाइट है, उसके बाद प्यारे बच्चों फिर क्या है, कोल है, उसके बाद फिर क्या है, फ्लोरीन है। ये सब जो है कार्बन के एलोट्रॉप हैं, ठीक है। फ्लोरीन का एक और नाम है, क्या बोलते हैं, बकमिनिस्टर फ्लोरीन। ये इतनी चीज़ें हम देखते हैं, और भी हैं। आप देखिए इसमें कार्बन पर हाइब्रिड स्टेट कौन सा होता है, sp3 प्यारे बच्चों। इस पर कौन सा होता है, sp2 होता है। इस पर कौन सा होता है, sp3 होता है। इस पर कौन सा होता है, sp3 होता है। ये देखते हैं हाइब्रिडेशन की पोजीशन को आप जान लीजिए कि डायमंड और ग्रेफाइट में, तो इसका मतलब ग्रेफाइट पर कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp2 हाइब्रिडेशन। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है, ये में sp2 छपा है बेटा, देखना। अब देखिए क्या है, ग्रेफाइट जो है
इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर भी होता है। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और आता है कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के एलोट्रॉफ हैं। डायमंड जो है हार्ड होता है और ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, क्यों? तो ग्रेफाइट में क्या है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर सीट लाइक होता है, डायमंड का स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, इसलिए ग्रेफाइट जो डायमंड जो है हार्ड होता है और ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। सेकंड क्या है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो करता है लेकिन डायमंड नहीं शो करता है, चूंकि ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में कार्बन पर sp2 हाइब्रिड स्टेट पाया जाता है। sp2 हाइब्रिड स्टेट पाए जाने के साथ साथ उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है, घूमते रहते हैं। दीज पाई इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में कंडक्टिविटी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यही आगे चलकर आप फिजिक्स में पढ़ते हो तो फिजिक्स में कहते हो कि द ग्रेफाइट कंटेंट फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन को रखता है ग्रेफाइट, हेंस द ग्रेफाइट इज इलेक्ट्रिक कंडक्टर, बट द डायमंड डज नॉट कंटेन एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, हेंस इट इज नॉट इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ये सारी चीज़ों को प्यारे बच्चों आपको देखना है। आगे देखो, बहुत ज़्यादा बताने पर आपका टाइम और ज़्यादा जाएगा, ऐसे अभी तो बहुत सारे पेपर को हमें सॉल्व करवाना है। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सारे क्वेश्चन को आप पढ़ते रहिए। क्लास आप मिस ना कीजिए। समझ लीजिए कि 100 में 100 क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, 100 में 99 आएगा तो बताइएगा। 6 6 12 6 3 18 पेपर हम आपको सॉल्व करवाएंगे, तब जब आप हमारा सपोर्ट करोगे तब। सीधी सी बात है, तुम हमारा सपोर्ट करो, हम तुम्हारा सपोर्ट करें, और बीच का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना। ना हम आपसे कुछ ले रहे हैं ना आप हमसे कुछ ले रहे हैं। हम आपको एजुकेशन की नीड है, हमें जो है अपनी नीड है। आप सब्सक्राइब बढ़ाइए, जो है लाइक शेयर कमेंट बढ़ाइए, और जितने भी नीडी बच्चे हों, देहात के बच्चे हों जो कोचिंग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, उनके पास तक ये लेक्चर पहुंचाओ, ठीक है, सब जगह पहुंचाओ, किसी भी यूनिवर्सिटी के लोग हों। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7, इतना तुम कर सकते हो, हम इतना कर सकते हैं तो तुम इतना कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है द सॉलिड, कह रहा है सॉलिड NaCl, कह रहा है सॉलिड NaCl इज बैड कंडक्टर, इज बैड कंडक्टर सॉलिड NaCl इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है ऐसा क्यों? ऑप्शन है, इन सॉलिड NaCl देयर आर नो आयंस, इन सॉलिड NaCl इज कोवैलेंट, in solid NaCl there is an ionic valency, in solid NaCl there are no electrons। देखो बेटा, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। देखिए NaCl की, देखिए ये आयनिक कंपाउंड है। NaCl क्या है, ध्यान दो, NaCl क्या है, ये बेटा एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बनते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जो मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजर होता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें मेटल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिस पर एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। लेकिन अब इनकी एक खास बात है कि आयनिक कंपाउंड क्या है, मोस्टली ये सॉलिड स्टेट में, ये नेचर ही सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। आपको एक लाइन और जानना है, इनके बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? वेरी हाई होता है, वेरी हाई होता है। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है? इनको किसी पोलर सॉल्वेंट में डालिए, जैसे H2O में, तो अगर H2O में NaCl को डालोगे तभी ये कंडक्टिविटी को शो करेंगे। अगर NaCl को पानी में नहीं डालोगे तो अगर नमक है तो नमक, टेबल साल्ट और कॉमन साल्ट, ये जो है नॉन कंडक्टर होता है नमक। लेकिन अगर इसको पोलर सॉल्वेंट जो है H2O में डाल देते हो तो ये कंडक्टिविटी शो करता है। कैसे शो करता है? जैसे H2O में डालते हो Na+Cl- में टूट जाता है, और ये टूट जाता है तो फिर क्या करता है? फिर उस सिस्टम को पूरा आयनिक कर देता है। कैसे? जैसे वाटर OH- और H+ में टूट जाता है,
H प्लस में टूट जाता है, तो फिर हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में ये क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है NaOH और HCl मिल जाता है, NaOH और HCl मिल जाता है। और Na प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस, मतलब ऐसे ये वाटर है, कोई कंटेनर है, तो इसमें हमें क्या मिलते हैं, Na प्लस और OH माइनस और H प्लस और Cl माइनस, ये घूमते रहते हैं तो कंडक्टिविटी हो जाती है। इसलिए सॉलिड, कोई भी सॉलिड आयनिक सॉलिड कंपाउंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो नहीं करता है, वो माल्टन स्टेट में करता है, चाहे थोड़ी सी मॉइस्चरिंग हो जाए, और मॉइस्चरिंग अगर नहीं होती है तो उसको पोलर सॉल्वेंट एज लाइक वाटर में आप डिजॉल्व करते हो तो कंडक्टिविटी शो करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आते हैं, बिना टाइम को किल किए प्यारे बच्चों। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब आप बढ़ाते रहिए और आनंद लेते रहिए। अगर आनंद लेना है केमिस्ट्री में तो जो है सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। इफ़ यू आर सपोर्ट SRK ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस, देन SRK ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस सपोर्ट ऑल डियर स्टूडेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ द सोशल एक्टिविटी। अब देखो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या पूछा जाता है। कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए कि ये कंपाउंड है जिसका नाम क्या है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल। आर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल एक कंपाउंड है जिसका नाम आर्थोनाइट्रोफिनॉल है। ये क्या है, ये मोर वोलाटाइल है, मोर वोलाटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल प्यारे बच्चों देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर देखो, इसके बहुत सारी चीज़ों को हम बताते हैं। पहला देखो जो विगत कई साल में आया है, कई आंसर हम बताते हैं, सभी आंसर को देखिए आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल दोनों में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में प्यारे बच्चों पाया जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल। आर्थोनाइट्रोफिनॉल फिनॉल में होता है जो है इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी पेपर में आया है, अच्छे क्वेश्चन अच्छे एग्जाम में आया है, मेडिकल और इंजीनियरिंग में। पैरानाइट्रोफिनॉल में बेटा क्या होता है, पैरानाइट्रोफिनॉल नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, ये इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है किसमें, पैरानाइट्रोफिनॉल। आपको ये भी एक लाइन जानना है कि कहीं भी ये पूरी केमिस्ट्री में जानना है कि जो आर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है, पूरी केमिस्ट्री की बात बता रहे हैं, फिनॉल ऑलवेज मोर वोलाटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल। ये प्यारे बच्चों आपको जानना है, ये पूरी केमिस्ट्री में आपको ये लर्न रखना। आर्थोनाइट्रोफिनॉल मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस देन पैरानाइट्रोफिनॉल। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं BP की, तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द पैरानाइट्रोफिनॉल। ये भी आपको लर्न रखना। देखो इतने तरह के क्वेश्चन आते हैं। और क्या क्वेश्चन आता है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है ये चिलेशन होता है, चिलेशन साइक्लिक फॉर्म में। और ये किस में पाया जाता है, सिंगल मॉलिक्यूल में पाया जाता है। अभी हम बनाते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल में पाया जाता है, ये पॉलीमेरिक नहीं होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, पॉलीमेरिक होता है, ठीक है। और
लार्ज नंबर ऑफ द, पॉलीमेरिक होता है और लार्ज नंबर ऑफ द सेम आर डिफरेंट मॉलिक्यूल में पाया जाता है, सेम आर डिफरेंट मॉलिक्यूल में पाया जाता है। इसी में से तुम्हारे पेपर में आएगा, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन उठेगा, यहीं से उठेगा। ये तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी है कि आप कितनी मेहनत से शिद्दत से पढ़ते हो। इट इज़ योर रिस्पांसिबिलिटी, इट इज़ नॉट माई रिस्पांसिबिलिटी। अब दोनों के हम स्ट्रक्चर को बता दे रहे हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम कहीं कोई बताएगा नहीं और पूरा यूट्यूब छान मारी है। अगर कोई बताया होगा तो बताइएगा। आप देखिएगा, फिर हम आते हैं आगे। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? वोलाटाइल का मतलब होता है कि जैसे पेट्रोल देखते हो तो ना, तो पेट्रोल को अगर खोल देते हो तो वो उड़ता हुआ प्रतीत होता है, तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है और वोलाटिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे इत्र होता है, सेंट होता है, इसमें वोलाटिलिटी ज़्यादा होती है। परफ्यूम होता है, इसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। ये स्वयं जो है रिएक्टिव होने के कारण ये क्या करता है, ये उड़ता है। उड़ने का जो गुण होता है उसी को वोलेटिलिटी बोलते हैं। आगे देखो अगला कोई हाँ, इसका हम स्ट्रक्चर पहले बना दे रहे हैं। देखो बेटा, ये हो गया बेंजीन, ध्यान दीजिएगा। इट इज नोन एज बेंजीन। एक बेंजीन हम और बना दे। देखो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिनाल बना रहे हैं। देखो यहाँ पर एक लोन पेयर, दो लोन पेयर। यहाँ पर प्यारे बच्चों हम क्या बना दिए, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से प्यारे बच्चों हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, और डबल बॉन्ड लगाने के बाद हमने वो लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पर प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। इट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाइट्रोजन से 4 बॉन्ड तो प्लस चार्ज लग गया। और यहाँ पर देखो क्या है, एक अगर दोनों एडजेसेंट पर हो तो उस पोजीशन को आर्थो पोजीशन बोलते हैं। ये हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका नाम क्या है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। आर्थो नाइट्रोफिनॉल प्यारे बच्चों, इट इज नोन एज आर्थो नाइट्रोफिनॉल। और पैरा नाइट्रोफिनॉल मेरे प्यारे बच्चों क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। देखो ये भी हम बता देते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर हमने लिखा नाइट्रोजन को, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाया, यहाँ पर प्लस लगाया, और ये ऐसे कर दिया। और उसके बाद फिर यहाँ पर हमने क्या किया, O, और उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पर H, और यहाँ पर हमने ऐसे कर दिया। इस तरह से ये एक दूसरे से पॉलीमेरिक फॉर्म में जुड़ते चले जाते हैं। इस पर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस पर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस आल्सो कंटेन पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन कंटेन पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन कैरीज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये आल्सो कंटेन पार्शियल नेगेटिव चार्ज। आप जानते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें पाया जाता है, नाइट्रोजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2 और फ्लोरीन नंबर 3। ये 3 ऐसे, परमाणु क्रमांक 7, 8 और 9, ये 3 ऐसे हैं जो ही पूरी केमिस्ट्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ कि जैसे मजबूती, हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा। ये देखो क्या है, ऐसे हमने कर दिया, ये कह दिया हमारे जो है इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ है। ठीक है, क्यों, इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कितनी है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है, ऑक्सीजन की कितनी है 3.5 है, फ्लोरीन की कितनी है 4.0 है। स्ट्रेंथ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आपको मालूम होना चाहिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर स्ट्रेंथ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस स्ट्रेंथ। ठीक है, और भी क्वेश्चन आते हैं। वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाते हैं, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाते हैं। ध्यान रखना, एक NH3 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कितने पाए जाते हैं, इसमें भी 4 ही पाए जाते हैं।
ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ों को बेटा तुम्हें जानना है। अब देखिए हमने चीलेशन बताया था, जब कोई साइक्लिक फॉर्म में पाया जाता है तो इसको आप इंटरमीडिएट में पढ़े हो, चीलेट बोलते हैं। साइक्लिक अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? चीलेट बोलते हैं। चीलेट, चीलेट माने चिलेशन। और ये अगर ऐसे जुड़ते चले जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? पॉलीमेरिक, पॉलीमेरिक फॉर्म। आप घबराइए नहीं, हम सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। इफ़ यू आर सपोर्ट SRK ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस देन आई एम कमिट फॉर योर सपोर्ट। देखिए हम ऑलरेडी आपके सपोर्ट के लिए बाध्य हैं। देखिए सारी चीज़ों को आपको बता दिए। अब 2 क्वेश्चन और आज हम आपको बताएंगे, 10 क्वेश्चन बताएंगे। हमने बताया था ना 10 क्वेश्चन माने 100 क्वेश्चन। आप मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आप हमारा सपोर्ट करते हो, सीधा सा फंडा है बेटा, SRK ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस का सपोर्ट करोगे तो मौज करोगे, नहीं सपोर्ट करोगे तो मौज नहीं करोगे। देखो आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नाइट्रोजन का रहा है। नाइट्रोजन जो है क्वेश्चन नंबर 9 पर चर्चा कर रहे हैं। नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 1s2 और 2s2 और 2px1 और 2py1 और 2pz1। आपको ये पूछ रहा है कि किसके रूल के अकॉर्डिंग है, तो आप जानना बेटा ये हुंड के रूल के अकॉर्डिंग है। हुंड्स रूल, हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग है ये। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर जो है डी सही है इसमें। हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। क्यों? चूंकि ऑर्बिटल में अगर pxyz कहीं भी लिखा मिले तो आप मान लीजिए कि ये हुंड्स रूल को प्रीफर कर रहा है। हुंड्स रूल का दूसरा क्या नाम है बेटा? मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी रूल बोलते हैं। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। ये क्या होता है? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की जो वैल्यू होती है वो 2s+1 होती है। यस क्या होता है? ये होता है सम ऑफ स्पिन। SUM, सम माने योग, सम ऑफ स्पिन बोलते हैं, स्पिन इसको बोलते हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ों को बेटा हमें जानना है। अगला क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन हम बताने चल रहे हैं। कह रहा है कि कुछ एलिमेंट्स को दिया है, कहा रहा है कि डायगोनल रिलेशनशिप से संबंधित बातों को आप हमसे खुलकर शेयर कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाई? देखिए कह रहा है एलिमेंट शोज द डायगोनल रिलेशनशिप, एलिमेंट शोज द डायगोनल रिलेशनशिप। मतलब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जो एलिमेंट डायगोनल रिलेशनशिप प्रदर्शित करते हैं उनकी क्या होती है? तो हमने आपको डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ाया है बेटा। कह रहा है ऑप्शन नंबर सेम आयोनाइजेशन पोटेंशियल, कोई मतलब नहीं। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सही है। नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों? अभी बताते हैं। उसके बाद जो है सी भी है, नियरली सेम एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। इन दोनों को आपको क्लियर रखना है। कैसे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो चलो हम लोग पहले डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो गुणों में समानता रखते हैं, अलग अलग वर्ग और आवर्त में होते हुए भी। हम जानते हैं कि अगर पीरियाडिक लॉ पढ़ते हैं तो पीरियाडिक लॉ के अकॉर्डिंग सिमिलरिटी के लिए समान ग्रुप में हो तभी सिमिलरिटी को हम कंसीडर करते हैं। अगर समान ग्रुप में नहीं है तो नहीं सका। कभी कभी क्या होता है, समान पीरियड में हो तो सिमिलरिटी को में भी कंसीडर्ड करते हैं, अगर समान पीरियड में नहीं है तो में भी उसको कंसीडर्ड नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दूसरे और तीसरे पीरियड में हैं और कुछ स्टार्टिंग के एलिमेंट हैं जो दूसरे और तीसरे पीरियड में हैं, दूसरे तीसरे पीरियड में होते हुए भी सिमिलरिटी शो करते हैं। देखो क्या है, सेकंड पीरियड की हम बात करते हैं और थर्ड पीरियड की बात करते हैं। सेकंड पीरियड में मेरे प्यारे बच्चों क्या आता है, हम चलो लिखते हैं, ये हो गया लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरान, बोरान के बाद कार्बन,
कर दिए। थर्ड पीरियड में हमने क्या किया, हमने सोडियम किया, हमने मैग्नीशियम किया, हमने एल्यूमिनियम किया, हमने सिलिकॉन किया। प्यारे बच्चों ये देखो अलग अलग ग्रुप में, ये फर्स्ट ये हो गया, ये सेकंड ये हो गया, ये थर्ड ये हो गया, ये फोर्थ ये हो गया। देखो ये देखिए डायगोनली अटैच्ड है। कैसे ये डायगोनली अटैच्ड है प्यारे बच्चों, देखो ये देखो अलग अलग में, इससे इसकी सिमिलरिटी मिलती है, इससे इसकी सिमिलरिटी मिलती है, इससे इसकी सिमिलरिटी। देखिए ये डायगोनली अटैच्ड है, देखिए डायगोनली अटैच्ड है, देखिए ये डायगोनली अटैच्ड है, देखिए ये डायगोनली अटैच्ड है। दिस रिलेशन आर नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप इसी को हम डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की बात क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हम लिथियम और मैग्नीशियम की बात करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 1.0 की अगर हम बात करते हैं, 1.2 बात करते हैं, तो यहाँ पर भी आपकी 1.0 की बात होती है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, एटॉमिक और आयनिक रेडियस, वो भी बोथ का नियरली सेम है। तो ये होता है कि दोनों अलग अलग आवर्त में है लेकिन इनमें सिमिलरिटी है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। हमने कई पॉइंट को बताया है। कौन कौन से पॉइंट्स बताया है कि इनकी पोलराइजेबिलिटी भी नियरली सेम होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी नियरली सेम होती है, इसकी जो है फिर हम लोग बात करते हैं कि इसके ऑक्साइड बनाने की प्रॉपर्टी भी नियरली सेम होती है, इसके जो है हाइलाइट बनाने की प्रॉपर्टी भी नियरली सेम होती है। इन सब चीज़ों को आपको जानना चाहिए। और फिर इसके हाइड्राइड फॉर्मेशन की भी जो है प्रॉपर्टी होती है। तो इन सब सारी चीज़ों को बेटा देखना चाहिए। आज हमने आपको 10 क्वेश्चन बता दिया और 10 क्वेश्चन का मतलब 100 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। इसको पढ़िए, मस्त रहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। अगर आप SRK ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस को जो है सपोर्ट करते हो, आई एम आल्सो कमिट फॉर योर सपोर्ट। और ये 2 नंबर हैं 9919194630, ये एक नंबर है, और 994 और 98390 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ये व्हाट्सअप नंबर है बेटा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने प्रॉब्लम को इसी पर डाल दो। अगर हम खाली नहीं रहे तो अंडर 24 आवर्स इसका आंसर जाएगा। अगर खाली रहेंगे तो विदिन 1 मिनट जाएगा। अगर हम खाली रहेंगे तो विदिन 1 मिनट जाएगा, और अगर खाली नहीं है तो अंडर 24 आवर्स जाएगा आपको। अगर आप सपोर्ट करते हो SRK ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस का तो निश्चित ही हम आपके सपोर्ट के लिए बेटा बाध्य हैं। अब हम आपको देख रहे हैं कि आप कितना सपोर्ट करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आप करते हो तो हम सपोर्ट करेंगे। थैंक्स ए लॉट एवरीवन फॉर सिंसियरली वॉचिंग माय वीडियो।